कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस, तो इसीलिए मैं इनको बीच में सेट कर देता हूँ। ओके, सॉलिड से फिर वो सॉफ्ट होने में जो उसको समय लगा, तो वो जो हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, रासायनिक परिवर्तन ही तो हो रहा था भाई। एक उत्पाद का निर्माण करे, है ना। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और मैं आपकी तैयारी को और भी शानदार और बेहतरीन बनाने के लिए आज क्लास 10th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो है केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की एक शानदार लेक्चर को लेकर आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको आपके दैनिक जीवन में हो रही परिघटनाओं से रिलेट करके कहानी के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू और एनिमेशन के थ्रू आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और जहां भी याद करने की बात आएगी वहां कुछ निमोनिक्स टेक्निक्स लगा करके, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से उनको याद। और जिन साथी को लगता है कि वो उसके पास समय कम है, वो सिर्फ रिवीजन करने के आए हैं, तो उसके लिए वीडियो में टाइम स्टेप सेट कर दिया गया है, जो कि आपको लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में मिल जाएगा वीडियो के। तो वहां से आप डायरेक्ट स्किप करके इस चैप्टर के मेन टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया से वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी ज़्यादा समय को व्यर्थ किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो चलिए पहला पॉइंट पे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है ना। तो क्या होता है, देखिए, कुछ इस तरह का कुछ होता है ना। दूध कुछ समय बाद, मतलब कुछ घंटों बाद, अगर उसको हम जस्ट लेके आए हैं, उसको गर्म भी नहीं किया और उसको फ्रीजर में भी नहीं रखा, बस ऐसे ही रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया, तो कुछ ही समय बाद वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। देखिए, जब हम दूध को गाय के थ्रू निकालते हैं तो उस वक्त दूध में काफ़ी सारी बैक्टीरियाज होती है, तो उन बैक्टीरिया के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मतलब यूँ समझ लो कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा 40-50 तक जाएगा, तो उस टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया अपना ग्रोथ काफ़ी अच्छा से कर पाता है, जिस वजह से ये हमारा दूध खट्टा हो जाता है और फिर इसमें गंध की स्मेल आती है, इसका टेस्ट बदल जाता है। लेकिन अगर इसी दूध को हम गर्म करके छोड़ दें, लंबे समय तक रहता है। क्यों? इसका मतलब जब इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर की बैक्टीरिया जो होती है वो क्या हो जाती है, मर जाती है ऑब्वियसली, इसके वजह से। और बैक्टीरिया है ही नहीं तो ग्रोथ क्या करेगा। और काफ़ी लो टेम्परेचर कर दें तब भी ये नष्ट हो जाती है। तो फाइनल निष्कर्ष ये है कि जब भी हम दूध को ले आएँ, तो या फिर हम उसको गर्म करके छोड़ दें रूम टेम्परेचर में, या फिर आप उसको फ्रीज में रख देंगे, लंबे समय तक चलेगा। उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा घटना की तरफ चर्चा करते हैं। तो दूसरा घटना क्या है? लोहे का तावा तसला कील को आर्द्र, मतलब ये हुआ कि नमी युक्त, जहाँ मतलब पानी वगैरह हो, थोड़ा सा नमी टाइप का, तो उसमें अगर खुला छोड़ दिया जाता है वायुमंडल में, तो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद खराब हो जाता है ऑब्वियसली। आपने देखा ही होगा, जंग लग जाता है। और फिर जब उस जंग को हम हटाते हैं तो देखते हैं अरे तेरी, अंदर से भी थोड़ा सा खोखला टाइप का हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे मेटल खराब होने लगता है। चलिए तीसरी घटना पे चर्चा करते हैं, अंगूर का किण्विन हो जाना। आपने देखा होगा, कभी मार्केट से अगर हम अंगूर को लाते हैं और उसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसका किण्विन हो जाता है। इसी से शराब भी बनाते हैं, पता है, इसी अंगूर का फर्मेंटेशन करके, मतलब किण्विन करके तो शराब भी बनता है ना। तो चलिए अगला पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि भोजन पकाया जाता है, तो इसमें कभी गौर किया हमने कि पहले आलू एकदम ठोस, बैगन भी ठोस, सब एकदम ठोस ठोस सा रहता है ना मतलब वो थोड़ा मुलायम नहीं होता है।
जिसको हम खा नहीं सकते, लेकिन उसी को जब हम गैस में पकाते हैं तो उसके बाद वो खाने युक्त हो जाता है और बहुत ही मुलायम हो जाता है, जो बहुत ही आसानी से कंज्यूम करने के लायक हो जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, कभी गौर किया है? चलिए अगला पॉइंट में करते हैं, उसके बाद फिर सारे पॉइंट्स को एक बार देखेंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, ये चेंजेस जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं ना। देखिए, सेब, जैसे ही हम लोग भोजन को कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद हमने खाया तो सेब था, लेकिन सेब किधरों से निकला? ऑब्वियसली नहीं निकला, वो पुप के रूप में बाहर हुआ। तो उस सेब के साथ क्या हुआ? क्या उतने ही अमाउंट में निकला? इसके साथ भी क्या होता है, कभी गौर किया है? तो चलिए अगला चेंजेस देखते हैं क्या होता है। हम सांस लेते हैं, हमें बार बार सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन लेते हैं, CO होते हैं। ये क्या हो रहा है आखिर, कुछ समझ में आ रहा है अभी तक क्या हो रहा है? देखिए, इन 6 पॉइंट्स में जो अभी तक हमने चर्चा की, इन 6 पॉइंट्स में एक बात कॉमन है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस, ये 6 चेंजेस जो हमने आपको दिखाए, ये 6 में क्या हो रहा है कि मूल पदार्थ चेंज होने के बाद वापिस अपने अवस्था में नहीं आ सकता है। क्या फटे हुए दूध एक बार खराब होने के बाद वापिस अवस्था में आ सकते हैं? क्या लोहे में जंग लगने के बाद वो खराब हो गया, उसके बाद फिर हम उसको सफाई करते हैं तो क्या उतना ही लोहा रह जाता है, या फिर अपना पुराना वास्तविक अवस्था में आ जाता है? नहीं। देखिए अगला चेंजेस में भी वही था। क्या था? अंगूर का किण्विन हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, वो गल जाता है। तो क्या वो गला हुआ अंगूर वापिस अंगूर बन जाएगा? देख रहे हो ये सब चेंजेस में क्या हो रहा है। हमने सेब खाया, बिल्कुल वो पच गया, क्या दोबारा सेब बन सकता है? कभी नहीं, इम्पॉसिबल है ना। हमने सांस लिया, ये सांस का क्या होगा? हमने ऑक्सीजन लिए थे, ऑक्सीजन नहीं बहुत सारे गैस लिए थे ऑब्वियसली, उसमें ऑक्सीजन हमारा शरीर मतलब यूज़ किया और हमें CO2 दिया। देख रहे हो इन चेंजेस में क्या हो रहा है कि चेंज होने के बाद मूल पदार्थ बिल्कुल बदल जाता है, और चेंजेस के बाद जो पदार्थ बनता है वो वापिस अपना पुराना अवस्था में नहीं आ सकता है ना। ये चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जो एक बार चेंज होने के बाद वापिस अपना पुराना अवस्था में नहीं आ सकता है। ओके, लेकिन 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 एक ऐसा भी चेंजेस आपने देखा होगा, तो इससे कुछ बचपन का याद आ रहा है आपको? कांच तो सपने फोड़े होंगे भाई, हमने तो बहुत फोड़े थे। तो भाई साहब क्या ही बोलना। तो देखो, तो ये भी चेंजेस जो है, तो क्या ये कांच जो फटा, ये गिलास फटा, फटने के बाद क्या ये कांच कुछ और बन गया? अरे फटने के बाद भी ये गिलास ही है, गिलास का टुकड़ा ही है, इसका मूल अवस्था नहीं बदला है। तो पहले भी वो कांच का ही गिलास था ना, लेकिन अब भी वो क्या है, कांच ही है। वो बिल्कुल भिन्न नहीं हुआ, उसका गुण वही है, बस आकार बदला है, बाकी सब कुछ वही है। बर्फ देखे होगे आपने, फ्रीज से निकालने के बाद वो क्या अब भी वो बर्फ ही रहता है? नहीं, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, पिघलने लगता है, और फिर पानी में बदल जाता है, और फिर हम उसको गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है, भाप में। तो क्या इसका सब कुछ चेंज हो रहा है? नहीं। देखो, बर्फ पानी में पिघला, अगर पानी को वापस हम ठंडा करें तो वापस वो बर्फ में बदल सकता है, और पानी भाप में बदला और उस भाप को अगर वापस हम ठंडा करें तो पानी में बदल सकता है। मतलब है ये सेम चीज, बस ये अवस्थाएं बदल रही है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस। मतलब ये जो चेंजेस अभी देख रहे हैं कुछ, इन चेंजेस को वापस मतलब पुराना अवस्था में लाया जा सकता है। और पिछली वाली भी कांच, ये जो कांच टूटा है, इस टूटे हुए कांच को भी वापस लाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। गिलास को
जो कांच का बना हुआ था, इस कांच को फिर भट्ठी में ले जाएंगे, फिर इसको गला करके फिर सेम गिलास बना लेंगे। तो इन चेंजेस में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं लेकिन अपना मूल अवस्था में वापस आ सकते हैं। इनका गुण वगैरह सब कुछ वही रहता है। और पुराने चेंजेस में क्या था? अवस्थाएं भी बदलती थी, गुण भी बदलती थी, मतलब पूरी तरह बदल जाते थे। तो ये दो अलग अलग तरह के चेंजेस आपने दैनिक जीवन में देखा होगा। इनको कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, आपने कभी गौर किया है, कैंडल को जलते हुए देखा है? जब हम इनको जलते हुए दिखते हैं तो ये क्या हो रहा है? जल करके वैक्स जो है CO2 में बदल जा रहा है ना, ऊष्मा दे रहा है, लाइट दे रहा है। कौन? वैक्स जल करके। क्या ये वापस अपना पुराना फॉर्म वैक्स में आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन इसके साथ और एक चेंजेस हो रहे हैं इसमें। ये हीट की वजह से ये वैक्स जो सॉलिड में था अब ये लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है। और जब पूरी अगरबत्ती जल जाता है, एक बार कैंडल जल जाता है, तो ये कुछ अवशिष्ट रह ही जाते हैं। फिर जब तक हीट था तो वो लिक्विड फॉर्म, सॉलिड से लिक्विड बन गया था, फिर ऑटोमेटिक देखते होंगे फिर वो सॉलिड में बदल जाता है। मतलब यहाँ दोनों चेंजेस दिख रहे हैं हमें। एक वो वैक्स जो धागे के सारे ऊपर जा रहा है और जल जा रहा है, और एक वो वैक्स जो इनका हीट के इफेक्ट की वजह से सिर्फ द्रव अवस्था में आकर के नीचे आ जा रहा है और वो अपना सिर्फ स्टेज चेंज कर रहा है ना। तो हाँ, कुछ ऐसे भी घटना चीज़ें होती है जिसमें दोनों चेंजेस आपको दिखेंगे, जैसे ये कैंडल। तो इसीलिए मैं इनको बीच में सेट कर देता हूँ, ओके, क्योंकि इसमें दोनों तरह का इफेक्ट दिख रहा होता है ना। तो ये दो तरह के चेंजेस हमारे दैनिक जीवन में होते। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इसका मेन टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। यही तो है, अरे भाई यही तो रासायनिक अभिक्रिया है जो हमने पढ़ा। रासायनिक परिवर्तन मतलब समझ रहे हो, जब किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे दूध का फट जाना, तो क्या हुआ था? रासायनिक परिवर्तन हुआ था उसमें, उसका मूल स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गया एक खट्टे दूध में, है ना। तो जब तक दूध था और दूध था और खट्टा होने तक उसके बीच में जो जितने प्रोसेस में अभिक्रिया समय लगी, तो उसमें अभिक्रियाएं हो रही थी, रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन कर रहा था? बैक्टीरियाज। उसमें हर तरह के बैक्टीरियाज थे। गुड बैक्टीरिया भी बहुत कम मात्रा में, बट बैड बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा मात्रा में था, जो उनको बिल्कुल स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया, है ना। तो वहाँ क्या हो रहा था? पहले वो दूध था, फिर उसके कुछ रासायनिक क्रियाएं, उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हुई, उसके बाद वो किस में बदल गया? खट्टा दूध में बदल गया, है ना। जैसे हमने भोजन तो खाना तो पकाए होंगे हमने, तो जब तक वो आलू सॉलिड फॉर्म में था, किस में था? सॉलिड फॉर्म में। फिर उसको हम किस में डाले? उष्मा में दिए। फिर उसके बाद जो समय लगा, वो बीच में जब उष्मा में दिए तो सॉलिड से फिर वो सॉफ्ट होने में जो उसको समय लगा, तो वो जो हो रहा था उसमें क्या हो रहा था? रासायनिक परिवर्तन ही तो हो रहा था भाई। उसके बाद फाइनल बिल्कुल बदल गया, फाइनल रिजल्ट आलू से। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा भाई, इसमें ये ना कोई बोल दियो कि भाई अभी भी आलू ही है। आलू है लेकिन बिल्कुल बदल गया है। इसका स्टार्च जो है ना अंदर में, वो बिल्कुल फूल गया है, फूल करके सॉफ्ट हो गया है, और उसका पूरे मॉलिक्यूलर लेवल में चेंज हुआ है अंदर में, और वो वापस कभी सॉलिड नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर उसको हम फ्रिज में ठंडा किए फिर एकदम सॉलिड हो गया खतरनाक, उसको फिर बो दिए एकदम कहा जाने लगेगा, नहीं। इसका मूल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो बस यही तो रासायनिक परिवर्तन थी जो हमने पहले 6 पॉइंट्स देखे। तो उसमें क्या हो रही थी कि थोड़ा सा समय लग रहा था, वो जो थोड़ा सा समय लग रहा था, क्यों लग रहा था? उसमें रासायनिक क्रियाएं ही तो हो रही थी। जब वो चीज़ थी, जैसे अंगूर था, जैसे हमने मार्केट से अंगूर लाया, उसके बाद उसमें कुछ समय लगा और वो अंगूर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया, गल गया, किण्विन हो गया उसका, है ना। तो यही तो
जिस वक्त किण्विन हो रहा था, वो प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं रासायनिक क्रियाएं हो रही थी। बस यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, जब किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन हो जिससे एक नए पदार्थ बने जिसका गुण अपने पुराने पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। आई होप कि रासायनिक अभिक्रिया आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, है ना। देखिए जैसे और एक एग्जांपल से समझते हैं, जल का बनना। क्या? जल का बनना। जल का बनना में क्या होता है, इसमें O2H2 जो पहले दोनों क्या थे, गैस। H2 जो खुद एक ज्वलनशील पदार्थ है, O2 पदार्थ को जलने में मदद करती है, और इन दोनों से बन गया क्या, H2O, पानी। अब देखो भाई, ये ऑलरेडी जलनशील था, ये जलने में मदद कर रहा था, और इससे बना रिजल्ट वो बुझा रहा है पानी को। समझ रहे हो कितना परिवर्तन। ये खुद जलने वाला पदार्थ, ये जलने में मदद करने वाला पदार्थ, और ये दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों से बिल्कुल भाई लक्षण ही नहीं मिल रहे यार। यही तो है रासायनिक परिवर्तन, यही तो है रासायनिक अभिक्रिया, है ना। अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट। तो समझ जाना वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, चलो। और देखिए सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या भौतिक परिवर्तन। वैसे तो अभी तक जैसे हमने समझाया वैसे भी आप समझ जाओगे, है ना, लेकिन फिर भी देखिए लिखित रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। रासायनिक परिवर्तन का पहचान ये 4 बिंदु के द्वारा करेंगे। पहला देखेंगे अवस्था में परिवर्तन, है ना, उसका अवस्था भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद उसका रंग में परिवर्तन, उसका रंग भी बदल जाएगा बिल्कुल। देखिए जैसे हमने ये सफ़ेद वाइट पेपर को जलाया, बिल्कुल जल करके एकदम राख बन गया, काला रंग में बदल गया। उसके बाद गैस निकलना, देखिए इसी में जब हम उसको जला रहे होते हैं तो गैस भी निकल रहा होता है। तापमान में परिवर्तन, इसका तापमान में भी परिवर्तन हो रहा होता है। देखिए चारों चीज़ इनमें आपको दिख रहे होंगे, है ना। अवस्था भी बदल गया भाई, पेपर था सॉलिड था, उसके बाद फ़ौरन ये भूरा हो गया एकदम। उसके बाद देखिएगा कि रंग भी एकदम पहले सफ़ेद, उसके बाद काला बन गया, है ना, गैस भी निकला। उसके बाद तापमान में परिवर्तन, है ना। ये 3 चीज़ आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे ऑब्वियसली। तो अगर ये चारों चीज़ फुलफिल हो जाए तो समझ जाना वो केमिकल चेंजेस उसमें हो गए हैं, रासायनिक परिवर्तन उसमें हो गए हैं। देखिए आगे क्या है, रासायनिक समीकरण। अभी तक हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बना दिया, है ना। तो इसको अगर कोई एक लाइन में लिखे तो कितना वियर्ड सा लगेगा यार। मतलब समझ रहे हो, हर पार्टिकुलर को एकदम ऐसे एक लाइन में लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी का निर्माण किया, है ना। तो उसको ना साइंटिस्टों को, मतलब हर इंसान को थोड़ा शॉर्ट में लिखना अच्छा लगता है कि मतलब कुछ हो जाए शॉर्ट कोड। इसीलिए तो हम शॉर्ट कोड में कुछ देखते हैं कि भाई फ़ौरन इसको देख करके बस सारी चीज़ समझ जाए। तो इनको सरल करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, इन बड़े-बड़े लाइन्स को संक्षिप्त में उनके संकेतों में बदल करके अगर लिख देते हैं तो यही होता है रासायनिक समीकरण। उसमें हमें ये 3 पॉइंट्स में मुख्य रूप से गौर करना होता है। ये 3 पॉइंट्स में पहला क्या, संकेत, उसका संकेत। जैसे हाइड्रोजन था तो हमने वहाँ लिख दिया H2, है ना। H2 इसीलिए लिखा क्योंकि गैस ना कभी भी सिंगल नहीं रह सकते हैं। ऑब्वियसली आई होप कि 9th में आपने पढ़ा होगा, है ना। गैसेस नहीं रहते हैं, वो 2 गैसों को साथ मिल करके बॉन्ड बना के रहते हैं, है ना, कम से कम 2। उसके बाद देखिएगा कि भौतिक अवस्था, उसका भौतिक अवस्था भी लिखना पड़ता है। जैसे वहाँ हमने लिखा होगा कि H2 गैस, फिर O2, फिर हमने वहाँ भी लिखा गैस, फिर उसके बाद लिखा H2O जल, है ना। तो ये क्या था, इस तरह भौतिक अवस्थाएं भी दर्शा देते हैं। परिवर्तन, उष्मा परिवर्तन भी दिखा देते हैं। अगर उसमें उष्मा परिवर्तन होता है तो दिखा देते हैं कि उष्मा रिलीज हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, ये सबको भी दिखा देना होता है। तो ये होता है रासायनिक समीकरण, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद। बहुत ही सिंपल है, जो आपने ऑलरेडी समझ रखा है, इसमें मुझे कुछ समझाना ही नहीं भाई। देखिए हमने क्या देखा, सबसे पहले एक सॉलिड, है ना, सॉलिड सब्जियां ली, फिर उसके बाद उसको गैस में पकाए बढ़िया से, उसके बाद सब्जी बन गया, है ना, यही ना हुआ था। देखिए तो ये जो हुआ था, इसमें हुआ क्या था आखिर, ये जब जाने के उपयुक्त हुआ, मतलब भाग लेने के लिए तैयार हुआ, रेडी हुआ, आई एम रेडी फॉर चेंज,
है ना, ये तैयार हुआ, तो इसी को बोलते हैं अभिकारक। जो भाग लेने वाला होता है, जो भाग लेने वाला होता है उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, उसके बाद उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ, कुछ रासायनिक क्रियाएं हुई, उसके बाद उस रासायनिक क्रियाएं होने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है, क्या निकलता है, जो प्रोडक्ट निकलता है उसको ही को बोलते हैं उत्पाद। ओके, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। और ये जो बीच में एरो वाला चिन्ह लगा हुआ है ये दिखाता है कि रासायनिक परिवर्तन हो रही है इसमें। बस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, जो आपने पहले पढ़ रखा था। अब इसलिए समझ गए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं वो अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको उत्पाद बोलते हैं। और ये जो रासायनिक क्रिया होती है तो उसको कैसे ऐसे तीर से दर्शा देते हैं, है ना, बस, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं कंकालीन रासायनिक समीकरण, या इसी को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको। उसके बाद देखिए ये होता क्या है असंतुलित या कंकालीन रासायनिक विक्रियन। देखिए जैसे हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के एक अणु ऑक्सीजन के दो अणु भाग लिए, उसके बाद यह बना है MgO। यहाँ भी देखिए मैग्नीशियम के एक ही अणु देख रहे हैं, ऑक्सीजन के एक ही अणु दिख रहे हैं। भाई ये क्या हो गया यार, ये ऑक्सीजन के एक अणु कहाँ गायब हो गए, है ना। तो इसीलिए इसको हम असंतुलित बोलेंगे, ये भी संतुलित नहीं है और इसको संतुलित करना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। क्योंकि 9th में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम लेवाइजे साहब ने दिया था, उसमें क्या कहा था कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले, रासायनिक विक्रिया से पहले और रासायनिक विक्रिया के बाद, मतलब दोनों का द्रव्यमान जो है ना सेम ही होता है। ओवरऑल ये बात थी, है ना, न कि द्रव्यमान का ना ही ह्रास हो सकता है ना ही निर्माण हो सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। यही ना था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें द्रव्यमान का सिर्फ एक रूप से दूसरा रूप में चले जाता था, लेकिन द्रव्यमान क्या था, स्थिर रहता था। मतलब रासायनिक विक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था उसका रासायनिक विक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए, है ना। चलिए इसके लिए एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी आप देख सकते हैं ताकि आपको यह स्पष्ट समझ में आ जाए कि क्यों हमें द्रव्यमान को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, क्यों हमें द्रव्यमान को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो देखिए यहाँ बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान हुआ, लेकिन हाँ ये एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में होगा, मतलब इससे गैस भी वापस मतलब निकला नहीं है। अगर गैस भी निकल जाता तो द्रव्यमान घट जाता, इसीलिए ये क्लोज्ड मतलब इन्वायरमेंट में हुआ, है ना। इसलिए देख रहे हैं ढक्कन लगा दिया गया था जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, ताकि उसका सारा प्रोडक्ट इस बीकर के अंदर ही रहे, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम में क्या कहा है कि द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान है और अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ हम लोग इसको बैलेंस करना सीख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ क्या है H2 और O2, है ना। यहाँ H हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ क्या होता है हाइड्रोजन का तो 2 मॉलिक्यूल है लेकिन ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है ना। तो ये इसीलिए ये क्या है बैलेंस नहीं है, इसीलिए हमें बैलेंस करना होता है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में द्रव्यमान कम है ना, तो कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको ना एक तरफ लिख लेते हैं एटम, कौन कौन एटम है, जैसे क्या है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद लिख लेते हैं क्या, मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक, उसके बाद उत्पाद, ये दोनों लिख लेते हैं। तो अभिकारक की तरफ कितना है, हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ भी 2 है और उत्पाद की तरफ भी कितना है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ कितना है 2 है, लेकिन प्रोडक्ट यानी उत्पाद की तरफ कितना है 1 है। तो ऑक्सीजन क्या है इनबैलेंस है, तो हमें इसी को बैलेंस करना है ना। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो देखिए कोई भी चीज़ यहाँ जो लिखा हुआ है ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है ना। तो हमें अगर चेंज करनी है, कभी भी बैलेंस करना होता है तो इसकी इधर नहीं लगाते हैं, मतलब इधर नहीं लिख देंगे नीचे कुछ, कहीं बीच में या कहीं भी छेड़खानी नहीं कर सकते। हम इसको एक मॉलिक्यूल मानते हुए, ये सबको क्या मानते हुए, एक मॉलिक्यूल मानते हुए हमेशा अगर बैलेंस करना होगा तो कोई भी चीज़ हम
बाहर ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं। इसके अंदर कोई फार्मूला में कोई छेड़खानी नहीं करना है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल बना हो गया है ना। तो हमें बैलेंस करने के लिए इसके सामने रखना होगा। तो देखिए किस चीज़ की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी है। किधर कमी है, उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की कमी है। तो देखिए उत्पाद की तरफ हमें ऑक्सीजन को बढ़ाना होगा। देखिए तो उत्पाद की तरफ यहाँ कितना, एक ऑक्सीजन है, तो हमें दो, मतलब दो करना है। तो यहाँ अगर हम दो लगा देंगे, अगर दो लगा देंगे बाहर में, क्या कर देंगे, अगर यहाँ हम बाहर में दो लगा देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दो। लेकिन अब देखिए क्या गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन तो दो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन पहले से दो था, है ना, और दो हो गया, तो ये गुना हो जाता है डायरेक्ट ये बाहर से। तो अब कितना हो गया, चार हो गया। प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया। तो अब ये हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। कौन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या इधर क्या कितना हो गया, चार, जो कि पहले दो ही था, है ना। तो अब हमें हाइड्रोजन को इधर भी चार करना होगा। तो देखिए सिंपली हाइड्रोजन की तरफ दो लगा देंगे तो हो गया, इधर भी चार हाइड्रोजन, इधर भी चार हाइड्रोजन, इधर भी दो ऑक्सीजन, इधर भी दो ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम इसको बड़ी ही आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की तरफ एक बार नज़र करते हैं। तो इसमें देखिए मुख्य तौर से इसमें क्या होता है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, अपचयन एवं उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए एक एक करके फिर इसको बहुत ही अच्छा से समझते हैं हम एक एक करके। ओके, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या है, संयोजन। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ना संयोग, मतलब समझ रहे हो, संयोजन से थोड़ा सा आता है ना, योग योग योग, मतलब है ना, हाँ, तो ऐसा ही थोड़ा सा फील आ रहा है कि संयोग मतलब इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करे, सब जुट करके, योग होकर के, एकजुट होकर के कितने उत्पाद का निर्माण करे, एक उत्पाद का निर्माण करे। इसे ही हम कहते हैं क्या, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। समझे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मतलब योग, देख रहे हो थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया योग करके, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब दोनों को मिलाते हैं तो उसके बाद वो बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है और उसमें हीट को रिलीज करता है ना। ये एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए CaO क्या है, ये है एक बिना बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना में जब हम H2O देते हैं, जल देते हैं, तो वो बनता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। ये क्या है, बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना से क्या बना, बुझा हुआ चूना। ये कुछ भी नहीं है। हम सब जो अपना लाइफ में देखते हैं, हमारी घरों में जो पोताई होती है, ये देख रहे हो, ये घरों में जो पोताई हो रही होती है ना, ये वही है, कुछ भी नहीं है, यही है बुझा हुआ चूना, इसी का निर्माण हुआ है। और वो जो हम लोग लाते हैं ना घर में पोताई करने के लिए, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, तो जब उसमें हम पानी डालेंगे ना, तो देखेंगे जब भी थोड़ा सा उसमें पानी डाला जाता है, अगर उसमें हाथ देंगे ना, आपको काफ़ी गर्म एहसास होगा। कभी गौर किया आपने, नहीं किया तो अब की बार करना। जब भी आपका घरों का दीवार में जब उसका पोताई हो, उससे पहले मतलब चूना में कैल्शियम ऑक्साइड में पानी दिया जाता है, तो उस वक्त ना काफ़ी वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद फिर उसके बाद वो एक वस बनता है, मतलब वो थोड़ा गहरा टाइप का होता है। फिर उसके बाद उसको दीवार में लेपा जाता है। वो क्या होता है, जिसको दीवार में लेपा जाता है उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और ये जो हम लोग मार्केट से लाए थे इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, है ना। इस बिना बुझा हुआ चूना में जब क्या दिए, हम पानी दिए, तो वो बन गया बुझा हुआ चूना एक्वस फॉर्म में। फिर उसको हम दीवार में इसको इस तरह से अप्लाई। देखिए यहाँ क्या हो रहा है इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में ना उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है ना। मैं कहा ना कि भाई जब मार्केट से चूना लाता है तो उसमें देखिएगा जैसे ही पानी डाला जाता है तो गर्म हो जाता है, वही तो है हीट, है ना। तो ये उत्पाद के साथ साथ किसका भी निर्माण कर रहा है, ऊष्मा का भी निर्माण कर रहा है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। देख रहे हो भाई, कुछ भी नहीं है, बस नाम को उससे रिलेट करके नाम रखा गया है ना। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा दे रहा है तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, है ना। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, तो उसमें क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन योग मतलब का भी
काफ़ी अभिकारकों को योग करके जोड़ करके एक उत्पाद का निर्माण कर देना, यही तो है संयोजन रासायनिक विक्रिया, है ना। और उसमें जब ऊष्मा का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है, उसको वो बोल देते हैं फिर ऊष्मा छिपी रासायनिक विक्रिया। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए जब मैंने इसको उठाया क्या, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना से हमने बनाया बुझा हुआ चूना, जिसको हमने किया क्या किया, दीवार में पोता। देखो मैं इससे रिलेटेड 3 रिएक्शन और मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना। भले ही इसका एग्जाम्पल नहीं हो, उसको उसमें मतलब उसको संयोजन रासायनिक विक्रिया को नहीं मानिएगा, मतलब मेरा मकसद है आपको समझाना, फील करवाना, तो मैं वो करवा रहा हूँ। और ये आपका बुक में भी है, सॉरी ये मत समझिएगा कि बस मैं समझा ही रहा हूँ, आपका ये सब बुक में भी है। एक्स्ट्रा चीज बहुत कम मैंने मतलब जोड़ा है, इसमें ऐड किया है। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, बुझा हुआ चूना का निर्माण किया। किससे, बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना का निर्माण किया। ओके, उसके बाद इस बुझा हुआ चूना को क्या करते हैं हम, इस बुझा हुआ चूना को एकदम दीवार में पोत देते हैं, है ना। उसके बाद पता चला कि उधर से आया आदमी, तो उसके बाद बोलने लगे अरे यार ये क्या किए हो तुमने, पुताई किया है, और भी इसका मतलब भद्दा भद्दा दिख रहा होता है। शुरू के 1-2 दिन ना भद्दा भद्दा दिख रहा होता है, जब तक वो सूखता नहीं है। कौन, जब वो एक बार सूखता नहीं है कि बुझा हुआ चूना सूखता नहीं, तब तक रंग ना भद्दा भद्दा रंग निखरता नहीं है उसका, है ना। तो इसलिए होता है क्योंकि वो तब तक कैल्शियम कार्बोनेट में नहीं बदलता है। किसमें नहीं बदलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदलने के बाद ये चमकने लगता है ना। जैसे ही हमने इसको दीवार में पोता, दीवार में पोतने के बाद हमारे इन्वायरमेंट से वो बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके रिएक्शन करके वो क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बना दिया। क्या बना दिया, चूना पत्थर बना दिया। और जल का उससे निष्कासन हो गया, मतलब उसमें जो जल था वो भाप बन के उड़ गया, है ना। समझे, तो ये होता है, ये आपका ऑब्वियसली आपने दैनिक जीवन में देखा होगा। और हाँ, यही जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम संगमरमर का भी सूत्र यही होता है। संगमरमर का भी सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। संगमरमर का भी ये रासायनिक सूत्र होता है ना, चूना पत्थर संगमरमर, ठीक। तो बिना बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना से हमने क्या बना दिया, चूना पत्थर। ओके, अब देखिए सर्कल थोड़ा समझ में आना चाहिए ना। तो यही है, ये जो है चूना पत्थर, इस चूना पत्थर से किसका निर्माण हुआ था, बिना बुझा हुआ चूने का। देखिए कुछ इस तरह से ये चूना पत्थर को काफ़ी हीट किया जाता है, लगभग 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हीट किया जाता है इसको। इतना हीट करने के बाद इस चूना पत्थर को तब चूना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बिना बुझा हुआ चूना। किसका निर्माण होता है, बिना बुझा हुआ, जो मार्केट में हम लोग दिख रहा होता है हमें, ठीक। उसके बाद देख लिया आपने तीनों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बढ़िया से फील किया होगा। देखिए और एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि मार्केट से हमने किसको लिया, चूना को लिया, बिना बुझे हुए चूना को। फिर उसमें क्या मिलाया, वाटर मिलाया। वाटर मिलाने के बाद उसमें क्या बनाया, एक्वस बनाया हम, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फिर उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार में पोत दिए। किसमें पोत दिए, दीवार में पोत दिए। दीवार में पोतने के बाद क्या हुआ, वो ना एनवायरनमेंट से CO2 गैस के साथ रिएक्ट करके वो बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, चूना पत्थर बना लिया। उसके बाद अपना जो है ना दीवार साइन साइन सा होने लगा, मतलब चमकीला होने लगा, चमकीला दिखने लगा, समझे। साइन मतलब करने लगता है जब वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है तब, है ना। उसके बाद देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर बन गया। फिर उस चूना पत्थर को हम क्या किए, काफ़ी टेम्परेचर में 900 से 1100 के बीच उसको हीट करते हैं। उसके बाद उस हीट करने के बाद फिर से वो क्या बन गया, बिना बुझा हुआ चूना बन गया। बिना बुझा हुआ चूना जो मार्केट के लिए अवेलेबल हो गया। फिर उस बिना बुझा हुआ चूना को पानी के साथ रिएक्ट करके देखो एक सर्कल टाइप का हो गया ये, है ना। तो यही था। अब आई होप कि तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब आ गया वियोजन रासायनिक विक्रिया, तो देखते हैं।
संयोजन समझ गए। उसके बाद देखिए वियोजन। वियोजन बिल्कुल संयोजन का अपोजिट है, लग भी रहा है दोनों एकदम। संयोजन वियोजन है ना। संयोजन वो संयोग करके दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण किया था, लेकिन यहाँ वियोजन। तो इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक क्या टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। वियोजन इसीलिए तो बोले ना, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, संयोजन का अपोजिट। संयोजन में दो या दो से अधिक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा था, लेकिन यहाँ अपोजिट है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। और देखो कोई भी चीज ऐਵੇਂ ही नहीं टूटता, कि इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है। तो इसमें भी ना देखो क्या होता है कि कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं टूटने लगता है, कि मतलब टूट करके एकदम बहुत सारा चीज बना दिया, इसमें कुछ आया ही नहीं। जैसे उस समय अभी तक जितना भी चीज देखे, किसी में हर चीज में कुछ ना कुछ मतलब होते हैं जो उसको अभिक्रिया करने में मजबूर करते हैं। उसी तरह यहाँ भी इसको मजबूर कौन करेगा अभिक्रिया करने के लिए? इसको मजबूर करेगा ऊर्जा। इसको मजबूर कौन करेगा इसको अभिक्रिया होने के लिए? ऊर्जा। वियोजन को टूटने के लिए मजबूर करेगा ऊर्जा, है ना। और ये तीन तरह की ऊर्जा इस वियोजन को तोड़ेंगे, तीन तरह के। देखिए सबसे पहला देखिए कौन तोड़ेगा, मतलब उष्मा। सबसे पहला उष्मा, अगर हम उसको हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करके अगर उसको परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? उष्मा से तोड़े, तो इसीलिए हम उसको उष्मीय वियोजन भी बोल सकते हैं, है ना। बोले ना ऊर्जा तीन तरह से हम देंगे इसको। सबसे पहला ऊर्जा क्या कौन सा देंगे? उष्मा देंगे। अगर उष्मा के थ्रू हम किसी को तोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्यों? क्योंकि उसको उष्मा दे करके, ऊर्जा के रूप में हमने क्या दिया? उष्मा दिया, और वो उष्मा दे करके हम उसको तोड़े, तो इसीलिए उसको उष्मीय वियोजन रासायनिक विक्रिया बोले। जैसे ऑलरेडी हमने देख रखा है क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, जिसको हम हीट करके किस में बदल दिए? कैल्शियम मोनोऑक्साइड में बदल दिए, है ना। यही तो किए। तो ये भी क्या था? एक उष्मीय वियोजन रासायनिक विक्रिया था। ये ऑटोमेटिक नहीं बदल गया कैल्शियम मोनोऑक्साइड में, ये ऑटोमेटिक नहीं बदल गया बिना बुझा हुआ चूना में। इसको बदला गया, और इसको बदलने वाले कारक कौन थे? ऊर्जा। और यहाँ ऊर्जा के रूप में किसका हमने यूज किए? उष्मा का। इसीलिए इसको उष्मीय वियोजन बोल देंगे, है ना। बड़ी सिंपल है। अब देखिए दूसरा ऊर्जा भी देंगे, और अगली ऊर्जा किस रूप में देंगे? विद्युत धारा के रूप में। किससे? विद्युत धारा के रूप में देंगे। अगर हम ऊर्जा के रूप में किसको दें? विद्युत को दें। अगर हम ऊर्जा के रूप में विद्युत धारा को दें तो उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत वियोजन। तो चलिए आगे देखते हैं सूर्य का प्रकाश को। किसको? सूर्य के प्रकाश को अगर ऊर्जा के रूप में यूज करें तो उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। देख रहे हो कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो चीज का मतलब हम यूज कर रहे हैं जैसे हो रहा है उसी से रिलेटेड उसका नाम दिया जा रहा है। ये कोई मतलब बच्चा नहीं है कि कुछ भी नाम लग दिया, रोहन कल्लू पल्लू याद करो, नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? तो जैसे हम क्या दिए, सूर्य का प्रकाश को अगर ऊर्जा के रूप में यूज किए तो प्रकाशीय वियोजन हो गया। सिंपल। देखिए जैसे ये था सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य का प्रकाश देंगे ना तो ये सिल्वर और क्लोराइड में बदल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, है ना। पहले ये क्या था? सफेद था। सफेद होने के बाद उसके बाद जैसे ही प्रकाश का किरण इसमें पड़ा, क्या पड़ा? प्रकाश का किरण पड़ा, तो ये बिल्कुल, तो ये किस में बदल गया? धूसर रंग में। अरे भाई क्या बोल दिया, मतलब कि ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो देखिए इसी से ध्यान रखिएगा, ये जो है सिल्वर क्लोराइड, इसको हम फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज भी करते हैं। श्याम सफेद ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? अगर पूछे तो किसका यूज होता है? ये सिल्वर क्लोराइड। तो ये पूछ भी सकता है 1 नंबर के मतलब क्वेश्चन में, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है। तो चलिए, तो हमने ये देख लिया वियोजन। क्या देख लिया? वियोजन रासायनिक विक्रिया। इसमें क्या हो रहा है कि एक अभिकारक जब उसमें हम क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, तो वो दो या दो से अधिक अभिकारक में टूट जाते हैं, और वो ऊर्जा अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। पहला क्या देखा हमने?
थर्मल फॉर्म में, मतलब ऊष्मीय फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन रासायनिक विक्रिया। दूसरा क्या दिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करके हम उसको तोड़ करके दो या दो से अधिक किसमें बदले, उत्पाद में बदले, तो उसको क्या बोल देंगे, विद्युतीय वियोजन बोल दिए। उसके बाद तीसरा हमने क्या किया कि सिल्वर क्लोराइड में सूर्य का प्रकाश डाला, तो इसको हम बोल दिए प्रकाशीय वियोजन, है ना, प्रकाश के द्वारा तोड़े किसमें, सिल्वर और क्लोराइड में। तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको वियोजन रासायनिक विक्रिया बोले। ठीक, बड़ी आसानी से। आई होप सो कि आप संयोजन और वियोजन रासायनिक विक्रिया को समझ लिए होंगे। चलिए देखिए, इस वियोजन रासायनिक विक्रिया में क्या हो रहा है कि इसको होने के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता हो रही है, ऊर्जा की, है ना। तो ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, ऊष्मा का यूज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऊर्जा का यूज हो रहा है वियोजन रासायनिक विक्रिया को होने के लिए, इसको टूटने के लिए ऊर्जा का यूज हो रहा है। तो यूज हो रहा है ना, सोख रहा है ना, सोख रहा है ना, इसीलिए इसका नाम पर क्या क्या, ऊष्मा शोषी रासायनिक विक्रिया। क्यों, क्योंकि ऊष्मा का शोक हो रहा है, मतलब सोख रहा है ये होने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित हो, यानी जिन अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक विक्रिया कहते हैं। ओके, तो चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभिक्रिया को समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप सो कि इससे बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल क्रिस्टलाइन क्लियर। तो देखिए यहाँ हुआ क्या कि दो पर्सन ऑलरेडी आपस में बॉन्ड बनाया हुआ था, दो पर्सन ऑलरेडी आपस में बॉन्ड बनाया हुआ था। क्योंकि उसमें जो पर्सन बॉन्ड बनाया हुआ था वो क्या था, वो थोड़ा वीक था, और कोई थर्ड पर्सन गया, उससे ज़्यादा पावरफुल पर्सन गया, तो उसको क्या किया, उसका बॉन्ड को तोड़ करके और वो उनका जगह ले लिया। समझ रहे हो यहाँ क्या हुआ, है ना। तो जो बॉन्ड बनाया हुआ था आपस में, जो वो दोनों आपस में बॉन्ड बनाया हुआ था, वो कमज़ोर थे। जो उनमें से जो पदार्थ थे बॉन्ड बनाए हुए, वो क्या थे, कमज़ोर थे। कोई थर्ड पर्सन गया, कोई थर्ड पदार्थ गया, उन चूंकि वो कमज़ोर थे तो उसका बॉन्ड को तोड़ा, उसको विस्थापित किया और उसका जगह वो खुद ले लिया। तो ये होता है विस्थापन रासायनिक विक्रिया में। आई होप सो बहुत अच्छा से क्रिस्टलाइन क्लियर हो गया होगा, है ना। देखिए यहाँ हुआ क्या, बी और सी पहले से आपस में बॉन्ड बनाए हुए थे, और ये थर्ड पर्सन ए गया जो कि बी से ज़्यादा पावरफुल था। ये किया था, बी से ज़्यादा पावरफुल था, तो बी और सी को ये क्या किया, ये विस्थापित किया। कौन, ए। तो बी और सी को सबसे पहले विस्थापित किया, एक दूसरे से अलग किया। फिर उसके बाद ये जो ए है, ये ए जो है किसका जगह ले लिया, बी का। बहुत ही सिंपल था, कौन, विस्थापन रासायनिक विक्रिया। चलिए अब इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में भी देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए तो यहाँ क्या हुआ कि ये आयरन, कौन है, आयरन, और ये कॉपर सल्फेट है, कौन है, आयरन, ये विलयन है, कौन, कॉपर सल्फेट। ठीक, तो ये जो कॉपर सल्फेट है और इसमें जो कॉपर है ये क्या है, थोड़ा सा वीक है। क्या है, आयरन के मुकाबले ये क्या है, वीक है। कौन, कॉपर। कॉपर क्या है, वीक है, किसके मुकाबले, आयरन के मुकाबले। इसीलिए ये आयरन जैसे ही इस कॉपर सल्फेट में जाएगा तो ये क्या करेगा, जाने के साथ इस क्योंकि ये कॉपर क्या थे, वीक थे, तो इसके बीच के बॉन्ड को क्या करेगा, ये विस्थापित करेगा। कौन, आयरन। आयरन कॉपर और सल्फेट के बीच के बॉन्ड को मतलब तोड़ देगा, एक दूसरे को विस्थापित कर देगा, कॉपर को सल्फेट से विस्थापित कर देगा, है ना। विस्थापित करके ये आयरन किसका जगह ले लेगा, कॉपर का। तो ये क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर बेचारा एकदम अकेला पड़ गया। आप देख रहे हो तो किस तरह से ये विस्थापित कर दिया। ठीक, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए और एक सिनेरियो समझते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि वो जो दो पर्सन आपस में बॉन्ड बनाए हुए थे, वो जो दो पर्सन आपस में बॉन्ड बनाए हुए थे वो ऑलरेडी पावरफुल थे, है ना। ऑलरेडी इसके मुकाबले जो थर्ड पर्सन गया उससे क्या थे, स्ट्रांग थे। तो ये थर्ड पर्सन को फौरन से भाग जाना पड़ा वहां से,
मतलब भाग, तू भाग जा अर्जुन, मैं कहता हूँ तू भाग, है ना। तो ये इसको यहाँ से भागना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो जो बॉन्ड बनाए हुए थे वो ऑलरेडी स्ट्रांग थे इसके मुकाबले, इसीलिए इसका कोई दाल नहीं गला। इसका मतलब ये होता है कि अगर जब जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, जो विलयन के साथ जो धातु ऑलरेडी बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो धातु इनसे क्या है, थर्ड पर्सन से, मतलब थर्ड धातु से ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो ये थर्ड पर्सन को वहाँ से दूम हिला करके भागना होगा, है ना। इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। देखो मैं जिस पावरफुल की बात कर रहा था वो एक्चुअली ये अभिक्रियाशील श्रेणी है। क्या है? अभिक्रियाशील श्रेणी है, जिसको हम थर्ड चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या है कि जो सबसे ऊपर में है, जो कौन है, जो सबसे ऊपर में है वो क्या है, स्ट्रांग है, और जैसे जैसे नीचे आते जाता है ये वीक होते जाता है। इसका मतलब जो धातु में ऊपर में है वो क्या है, स्ट्रांग है, जो धातु में नीचे है वो क्या है, वीक है। इसका मतलब ये जो ऊपर में जो धातुएं हैं ये क्या है, स्ट्रांग है, इनके मुकाबले ये क्या है, स्ट्रांग है। इसका मतलब ये एल्युमिनियम और कैल्शियम को बोलेंगे तो कौन स्ट्रांग है, तो कैल्शियम स्ट्रांग है, एल्युमिनियम क्या है, वीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये कंपेयर किया जाता है कि जो विलयन में ऑलरेडी जो धातु ऑलरेडी बॉन्ड बनाए हुए हैं उनसे कंपेयर किया जाता है ये तीसरे धातु को, कि ये जो जाड़ है उनसे वीक है या स्ट्रांग है। अगर जो ये थर्ड पर्सन मतलब थर्ड धातु जो जा रहे हैं, जो ऑलरेडी विलयन में जो धातु ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर वो उससे स्ट्रांग हो गए, ये थर्ड धातु जो जा रहे हैं अगर उनसे वो स्ट्रांग होंगे तभी विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया संभव है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, हम इस अभिक्रियाशील श्रेणी को भी इसी भाग में पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से याद कर लेते हैं, बहुत ही एक कहानी के थ्रू। देखिए मैं कहानी सुनाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना। ये क्या है, ये श्रेणी है, क्या, अभिक्रियाशील श्रेणी का ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है इनका स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, वीक होते जाता है। ये इसका अभिक्रियाशील क्या होता जाता है, वीक होते जाता है। चलिए हम इसको ऊपर से नीचे की ओर समझते हैं। चलिए इसको एक कहानी के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, जस्ट इमेजिन। तो देखिए एक कोई पर्सन था, ठीक, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गलती बस ये कर दी कि अपना एक दोस्त को पैसा उधार दे दिया। क्या दे दिया, उधार दे दिया। ठीक, अब ये बेचारा बार बार जाता है उसके पास वसूली के लिए, और वो क्या कहता है, देखो वो क्या जवाब देता है, कहा ना कल मगर आज जा। क्या कहता है, कहा ना कल मगर आज जा। ठीक, ये कहता है, उसके बाद फिर मन में ही सोचता है कि फिर परसों, हा हा हा, मतलब मन में सोचता है कि फिर परसों में टालेंगे, और हंसने लगता है, हा हा हा। तो लोग समझ रहे हो, कहानी समझ रहे हो, है ना। क्या कह रहा है, कहा ना कल मगर आज जा, मन में सोच रहा है फिर परसों, हा हा हा। मतलब ये मन में ही अपना इमेजिन कर रहा है कि फिर परसों, फिर खिलखिला के हंसने लगता है, हा हा हा। मतलब ऐसे चलते रहेगा मेरे दोस्त। तो देखो ये हाइड्रोजन से नीचे है ना, ये प्राकृतिक रूप में हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक, और ये देखो ये ना, इसलिए भी मैं इसको याद नहीं करा रहा हूँ कोई टेक्निक से, आप इनको खुद याद कर लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों धातु कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु हैं, इनको याद कर लीजिएगा, और उनका ना परमाणु संख्याएं भी याद कर लीजिएगा, तीन चारों का। ठीक, और देखिए चूंकि ये नीचे है, चूंकि ये कहाँ है, नीचे है, ये वीक है, इसका अभिक्रियाशीलता क्या है, कम है, अभिक्रियाशीलता कम है। इसका मतलब ये जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कौन, ये चारों जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया करना चाहता है, इसीलिए हम ना क्या करते हैं, सिल्वर और गोल्ड का आभूषण भी बनाते हैं। हमारी माएँ बहनें ये सिल्वर और गोल्ड की क्या करती है, आभूषण बनाती है। क्यों, क्योंकि इसका अभिक्रियाशीलता क्या है, कम है, इसीलिए ये जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहता है। किसी के साथ क्या यार, ऑक्सीजन, ये ना ये अक्षरों का दुश्मन है ना, ये जिसको भी जाता है ख़त्म कर देता है। हम लोग के लिए तो बहुत ठीक है, लेकिन ये सब के साथ ना ऑक्साइड बना करके उसको एकदम छुरू छुरू कर देता है। ये मतलब देख रहा हूँ बुड़बुड़ा कर देता है। तो जैसे अभी तक हम लोग आयरन में देखे जंग लगा, वो एकदम फिर थोड़ा सा उसको कहीं ठोकर लगता है, फिर वो जंग झड़ जाता है ना। तो ये जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसी के साथ ये समझ लेना कि ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा ये है इन लोग के लिए। ठीक, आई होप सो कि ये चारों आप याद कर लेंगे, और ये बाकी ऊपर
ये जो ऊपर हैं इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम लोग शायद याद कर लिए होंगे, और इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ना नोट जब प्रोवाइड करेंगे उसमें ना ये लिख देंगे हम, मतलब कहानी भी लिख देंगे, ठीक, जो मैं इसके रिगार्डेड स्टोरी सुनाया हूँ बड़ी अच्छा से। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा पढ़ते हैं? द्विविस्थापन रासायनिक क्रिया। भाई साहब ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, दो ग्रुप, ए बी ग्रुप और सी डी ग्रुप। कौन ग्रुप? ए बी ग्रुप और सी डी ग्रुप दोनों कहाँ जाते हैं? पिकनिक मनाने के लिए। तो कितने बन गए? 4। यहाँ क्या होता है कि ये दो ग्रुप तो गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ भाई, इन लोग का ना मन थोड़ा सा चिलबिला सा गया। कुछ होते हैं ना थोड़ा सा पढ़ाकू टाइप का, है ना, कि थोड़ा सा घूमे यार, फिर उसको याद आ रहा है यार पढ़ना भी है। और कोई होते हैं एक ऐसे भी होते हैं ग्रुप के लड़के एकदम चिल, अरे भाई चिल करो यार, क्या सोच रहे हो, घूमने आए, घूमते हैं फिर पढ़ेंगे, पढ़ाई की बात अभी क्यों करना, है ना। तो ये 2 माइंडेड के आदमी चले गए वहाँ। इसमें एक क्या क्या चाहता था, जल्दी घर जाने के लिए, और डी भी दोनों जल्दी घर जाना चाहता था। ए डी सोचता था भाई जल्दी से घर जाना है, मेरा बहुत पढ़ाई का लॉस हो रहा है, ठीक। और ये बी सी दोनों चिल, दोनों क्या कर रहा था, चिल, चलो भाई चिल करते हैं यार, क्या जल्दी घर जाना, भी तो आए ही हैं। तो ये ए और डी, ये ए और डी कहाँ चले जाते हैं? दोनों घर चले जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक ग्रुप बना लिए, है ना, एक ग्रुप बना लिए। और ये बी और सी ये दोनों चिल करने वाले पार्टी थे, ये दोनों ठहर गए और क्या करने लगे, एकदम वही एकदम पार्टी सार्टी करने लगे, है ना। इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं, है ना, है ना। आई होप सो ये इंटरेस्टिंग कहानी भी आपको समझ में आया होगा। देखिए अब इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन है। यहाँ क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर और नाइट्रेट है। लेकिन यहाँ देखिए सिल्वर क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन जा रहा है, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड बन जा रहा है, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट बन जा रहा है, सोडियम नाइट्रेट बन जा रहा है। ये दोनों क्या कर रहा है, अपना आयन को आदान प्रदान कर रहा है, अपना आयन को क्या कर रहा है, आदान प्रदान, आपस में क्या कर रही है, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये कौन सी रासायनिक विक्रिया है? द्विविस्थापन रासायनिक विक्रिया है ना। तो देखिए जब ये दोनों विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो इनके विलयन के कण क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे मैंने ये फ्रेंडशिप वाला एकदम मस्त कहानी बताया उसी तरह से। और ये देखो ये कुछ ना नीचे बैठ गया है ना, कुछ लग रहा है ना वाइट वाइट कलर का नीचे बैठ गया है ना। हाँ तो ये उसको समझ सकते हो जो ठहर गया है। ये अरे यार चिल करते हैं, और भी बहुत टाइम है ना, बोर्ड का समय, अरे नहीं यार एग्जाम के वक्त जाएंगे आराम से चिल करते हुए, है ना। तो ये वो मानसिकता के आदमी है ना। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ ना अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवक्षेप का निर्माण। ऐसे विक्रिया में किस चीज का निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण। तो इसको अवक्षेपण रासायनिक विक्रिया भी बोल सकते हैं। किसको? इसको अवक्षेपण रासायनिक विक्रिया भी बोल सकते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, अवक्षेप बना रहा है, अवक्षेप बना करके नीचे एकदम जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वाटर में पानी में अघुलनशील होता है, वो पानी में नहीं घुलता है, इसीलिए वो नीचे बैठ जाता है। ठीक, देखो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जब दो विलयन आपस में मिलते हैं तो उनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, तो उसे ही द्विविस्थापन रासायनिक विक्रिया कहते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इनके आयनों के बीच आपस में क्या होता है, आदान प्रदान हो जाते हैं, तो उसे द्विविस्थापन रासायनिक विक्रिया कहते हैं, है ना। बहुत सिंपल था। देखो चूंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, चूंकि इस रासायनिक विक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? अवक्षेपण रासायनिक विक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या कहा, अभी तक आप समझ रहे होंगे कि ऑक्सीजन भले ही हम लोग के लिए ठीक है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इन पदार्थों के लिए भाई ये ठीक नहीं है, ये पदार्थों का जीना आराम कर देता है ये ऑक्सीजन, ऐसा है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, उपचयन रासायनिक विक्रिया में, नाम सुनो उपचयन, मतलब ये याद कर रहा है अपना चयन को, उपचयन उपचयन उपचयन, मतलब याद कर रहा है कि मेरा मेरा चयन वैन सब उजरा, है ना। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन, मतलब अब ये याद कर रहा है, ओह एक वक्त था जब हम भी चयन में थे, है ना। इस तरह से समझ सकते हो। ये क्या बोल रहा है, उपचयन, मतलब समझ रहे हो कौन आया होगा इसकी जिंदगी में जो ये बोल रहा है उपचयन, मेरा चयन वैन सब उजरा। बस इसका जिंदगी में क्या हो गया, ऑक्सीजन का एंट्री हो गया, ऑक्सीजन का एंट्री हो गया, इसीलिए बोल रहा है उपचयन, चयन को याद कर रहा है, उपचयन।
समझ रहे हो, है ना। तो उपचयन रासायनिक विक्रिया उस रासायनिक विक्रिया को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उसे उपचयन रासायनिक विक्रिया कहते हैं। और उपचयन का रासायनिक विक्रिया को ऑक्सीडेशन विक्रिया भी कह सकते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो ये कॉपर पहले क्या था, रेडिश ब्राउन था। जैसे ही इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट किए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किए, हीट किए, तो ये ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड बना लिया, ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन रासायनिक विक्रिया। उपचयन रासायनिक विक्रिया, मेरा चयन वयन सब गुजरा। अब ये चयन को याद कर रहा है, उपचयन रासायनिक विक्रिया बड़ी आसान। ऑक्सीडेशन रासायनिक विक्रिया भी इसी को बोलते हैं, उपचयन रासायनिक विक्रिया को, ठीक। डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो चलिए अब नेक्स्ट विक्रिया को पढ़ते हैं, अपचयन रासायनिक विक्रिया। अब क्या बोल रहा है, अपचयन रासायनिक विक्रिया, मतलब नाम से सुन रहे हो भाई आप। अब ये चयन को बोल रहा है कि अपचयन, अपचयन आया, मतलब समझ रहे हो कौन गया होगा, ऑक्सीजन गया, तो ये बोल रहा है अपचयन रासायनिक विक्रिया। वो रासायनिक विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, उसे क्या बोलेंगे, अपचयन रासायनिक विक्रिया। उसे क्या बोलेंगे, अपचयन रासायनिक विक्रिया। उसे क्या बोलेंगे, अपचयन या रिडक्शन विक्रिया, ठीक। बड़ी सिंपल था। देखो उसी को लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड पीसीएम ने बनाया, कॉपर ऑक्साइड पीसीएम ने बनाया ना, तो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये ऑक्सीजन कॉपर से निकल करके कहाँ चले जाएगा, हाइड्रोजन में, और ये जल बना लेगा और ये कॉपर को छोड़ देगा, और ये कॉपर क्या बोलेगा, अपचयन। तो कॉपर के साथ क्या हो गया, अपचयन रासायनिक विक्रिया। कॉपर कैसा हो गया, अपचयन रासायनिक विक्रिया, ठीक। कोई दिक्कत, कॉपर के साथ कैसा रासायनिक विक्रिया हो गया, अपचयन रासायनिक विक्रिया। साथ ही साथ हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्यों, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन निकलने के बाद किसके पास आ गया, हाइड्रोजन के पास, इसीलिए इसका चयन वयन सब उधर गया, तो क्या हो गया, उपचयन रासायनिक विक्रिया। कॉपर से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो गया, अपचयन रासायनिक विक्रिया। कॉपर को चयन आ गया तो क्या हो गया, अपचयन रासायनिक विक्रिया। लेकिन वो ऑक्सीजन किसके पास आ गया, हाइड्रोजन के पास, जिसके कारण हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन रासायनिक विक्रिया। ओके, तो ये इसके साथ क्या हो गया, उपचयन रासायनिक विक्रिया। इसके साथ क्या हो गया, उपचयन रासायनिक विक्रिया। तो इसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, है ना। रिडॉक्स अभिक्रिया वो रासायनिक विक्रिया होता है जिसमें अपचयन एवं उपचयन साथ साथ हो, तो उसे अपचयन उपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बड़ी सिंपल, समझ गए होंगे आप। वो रासायनिक विक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आई होप सो तीनों बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर होगा, है ना। देखो सबसे पहले क्या हुआ, उपचयन। क्या बोल रहा है, उपचयन, चयन को याद कर रहा है, मेरा चयन वयन सब गुजरा, है ना। जैसे जैसे उसका जिंदगी में किसका एंट्री हुआ, ऑक्सीजन का एंट्री हुआ, तो वो अपना चयन को मतलब याद करने लगा, तो क्या बोलेंगे, उपचयन रासायनिक विक्रिया। जैसे उससे किसका ह्रास हुआ, ऑक्सीजन गया, तो बोल रहा है अपचयन रासायनिक विक्रिया, अपचयन, तो उसको बोलेंगे अपचयन रासायनिक विक्रिया। और जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया एक साथ हो तो उसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रासायनिक विक्रिया। आई थिंक सो बहुत ही आसान था ये अभिक्रिया, बहुत ही आसान था, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप सो, है ना। तो देखो अब ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ना कुछ अपना दैनिक जीवन में देखते हैं, कुछ परिस्थितियां देखते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा कि भाई जिसके साथ भी ये ऑक्सीजन जा रहा है ना, उसको बर्बाद कर दे रहा है ना, उसका चयन वयन खत्म कर दे रहा है। तो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ रासायनिक जैसे संक्षारण, जब भी कोई धातु को नमी में रखते हैं, जब भी कोई धातु को नमी युक्त स्थान में रखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसके साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं संक्षारण। इसीलिए हम इसको बोले क्या, संक्षारण, संक्षारित हो गया, समझ रहे हो, है ना। तो बोल सकते हैं जब किसी पदार्थ को नमी युक्त स्थान में छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद वह संक्षारित हो जाता है, इसी को संक्षारण कहते हैं, जो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। आई होप सो इसमें ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इनसे बचाव के लिए कुछ उपाय को देखते हैं। देखिए उपाय क्या भाई, जब पापा ग्रिल लाते हैं तो देखते हैं कि फ़ौरन उसके एक दो दिन बाद उसमें क्या करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं। वही तो है, क्यों पेंटिंग करवाए, सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं भाई, वो रोकथाम के लिए, संक्षारण से रोकथाम के लिए, ताकि उसमें जंग ना लगे, ताकि ये ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड ना बना करके उसको एकदम बर्बाद कर दे, है ना, गलत संगति में मिल है ना, ताकि ऑक्सीजन क्या ना करे,
उसके साथ बॉन्ड ना बना ले और उसको संक्षारित ना कर दे। इसीलिए हमारे पापा क्या करते हैं, ग्रिल लगाने के साथ उसमें पेंट का लेप चढ़ा देते हैं ताकि वो संक्षारित ना हो। और भी तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि ग्रीस लगाकर, उसमें ग्रीस लगा के छोड़ दो तब भी वो लंबे समय तक रहेगा। मतलब मोटा मोटी बात ये है कि भाई उसमें किसी चीज़ का परत चढ़ा दो आप, बस और कुछ नहीं। परत चढ़ा दोगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा क्योंकि उसका प्रोटेक्ट करने के लिए वो परत है। उसके बाद यश दिलेपन। यश दिलेपन क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक का परत चढ़ाते हैं। किसका परत चढ़ाते हैं, जिंक का। तो क्या करते हैं, जिंक का परत चढ़ा देते हैं। किसी चीज़ में जिंक का परत चढ़ा दिया, संक्षारित होना बंद हो जाएगा, उसी को यश दिलेपन बोलते हैं, है ना। जिंक का परत चढ़ा करके किसी में, जिंक का परत किसी में लगा चढ़ा दिए तो वो यश दिलेपन। ठीक, आई होप सो ये तीनों हम लोग भाई दैनिक जीवन में की घटना है, ये तो बहुत आसानी से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, आई होप सो संक्षारण और संक्षारण के रोकथाम को भी आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है विकृत गंधिता। क्या है विकृत गंधिता, रेनसाइडिटी। देखो ये क्या है, देखो हमारी मम्मी जब खाना बनाती है, अगर उसको ना जस्ट रूम टेम्परेचर में उसको रख दे तो वो ना कुछ समय बाद खराब हो जाता है। तो उसके साथ होता क्या है, देखो वो ना चूंकि उसमें वसा और तेल है, क्या है वसा और तेल है, इसीलिए वसा तेल जो है ना, वसा ये ऑक्सीजन जो है ना वसा तेल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके उसको खराब करने लगता है। किसको, उसको। और भी सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी ऑब्वियसली जमते हैं, लेकिन चूंकि हम ऑक्सीडेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कर रहा है, तो वसा और तेल के साथ कौन, ऑक्सीजन रिएक्ट करके उसको खराब कर दे रहे हैं। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं ताकि जल्दी वहाँ ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर सके, है ना। विकृत गंधिता मतलब उसको, मतलब कोई भी तेल युक्त या वसा युक्त तो मतलब चीज जब ऐसे रखे रखे मतलब खराब हो जाए तो उसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। उसमें ऑक्सीडाइज हो गया, वसा और तेल के साथ ऑक्सीजन मिलकर उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया। अब देखिए इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कभी गौर किया है हमने कि कभी हम चिप्स का पैकेट फोड़ते हैं, एकदम देखते हैं भाई साहब लगता है एकदम फुला फुला काफ़ी सारा चिप्स होगा, जब खोलते हैं तो बहुत कम चिप्स रहता है। भाई क्या रहता है, पता है वो क्या रहता है, उसमें ना ऑक्सीजन सारे मतलब गैस को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन का फिलअप कर देते हैं ताकि जगह खाली बचे ही ना जो ऑक्सीजन चले जाए। इसीलिए हम उसमें नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं ताकि वहाँ ऑक्सीजन ना रहे, जगह इम्पटी ना रहे, उसकी जगह कौन ले लिया है, नाइट्रोजन, जिसकी वजह से वो, क्योंकि उसको भी ना तेल मतलब और वसा के थ्रू ही ना बनाया जाता होगा, इसीलिए उसमें क्या नाइट्रोजन मिला देते हैं ताकि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट ना कर ले और उसको खराब ना कर दे। विकृत गंधिता से बचाने का सबसे बेस्ट परफेक्ट एग्जांपल वही होता है कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी सक्रिय गैस को उसमें फिलअप कर देते हैं, भर देते हैं, तो विकृत गंधिता होने से बच जाता है ना। और प्रतिऑक्सीकरण मिला देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसको मिला देंगे तो ऑक्सीजन वहाँ मतलब उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, एंटीऑक्सीडेंट को कर देते हैं, है ना। वायुरोधी बर्तन में भी सामान को रख करके बचाया जा सकता है। जैसे हमारी मम्मियाँ क्या करती है, अचार को एकदम बढ़िया से जार में पैक कर देती है, क्यों, ताकि हवा अंदर से बाहर ना जा पाए। बेसिकली थोड़ा बहुत ही ना हवा उसमें होगा तो वही ना इन्फेक्टेड मतलब उसको खराब कर पाएगा ऑक्सीजन, बाकी सब तो अंदर आर पार नहीं जा पाएगा ना। इसीलिए वायुरोधी मतलब कि जिससे हवा आर पार ना जा पाए, मतलब आर पार ना कर पाए, तो इसीलिए हम लोग वायुरोधी बर्तन में भी रख देते हैं, जार वगैरह में बंद करके। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी जल्दी खराब नहीं होता है खाना, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वसा और तेल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, इसलिए वो भी जल्दी गंधित नहीं होता है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके थे जिससे विकृत गंधिता होने से किसी भी चीज़ को बचा जा सकता है। आई होप कि ये पूरे चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा से क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, लेड मोनोऑक्साइड कार्बन, और यहाँ क्या हो जाता है लेड, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, देखिए यहाँ लेड पहले क्या था, ऑक्साइड, लेड के साथ क्या था, ऑक्सीजन, लेकिन ये लेड अब क्या हो गया, बिना ऑक्सीजन का, मतलब लेड के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, लेड के साथ, लेड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो अब क्या आ जाएगा, इसको चेन आ जाएगा। तो लेड के साथ क्या हो रहा है, अब चेन, लेड के साथ क्या हो रहा है, अब चेन, लेकिन साथ ही साथ देखिए कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो कार्बन में क्या हो जाएगा, उपचयन, कार्बन में क्या हो जाएगा, उपचयन, है ना। तो देखिए अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं क्या है, लेड अपचयित हो रही है, तो हाँ बिल्कुल लेड अपचयित हो रही है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, यहाँ क्या हो जाता है फिर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये आयरन अकेले। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, आयरन ऑक्साइड था पहले, लेकिन ये एल्युमिनियम क्या किया, इन लोग को
विस्थापित कर दिया, इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और ये विस्थापित करके एल्युमिनियम जो है आयरन का जगह ले लेता है। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, आयरन का जगह ले रहा है। देखिए अभी यहाँ क्या बना रहा है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इधर आयरन बेचारा अकेले। तो इसके साथ क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगा ये, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे ये तो सिंपल है यार, ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये कौन सा रासायनिक विक्रिया हो जाएगा, देखिए तो संयोजन रासायनिक। क्यों, क्योंकि दो अभिकारक जुट करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। और यहाँ क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो क्या हो रहा है, देखिए ये नाइट्रेट जो है, ये नाइट्रेट अब किसके पास चले जा रहा है, सोडियम के पास। नाइट्रेट किसके पास चले जा रहा है, सोडियम। और ये क्लोरीन किसके पास आ जा रहा है, सिल्वर के पास। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। अभिकारक के आयन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो अगर आयनों का आदान प्रदान होता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, बहुत अच्छे से कहानी से आपको समझाया था ये, तो इसको कैसे भूल सकते हैं। चलिए इसको आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड। आयरन का क्या बना रहा है, ऑक्साइड। तो क्या हो रहा है, ये दो रासायनिक विक्रिया मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो ये कौन सा रासायनिक विक्रिया हो जाएगा, संयोजन रासायनिक विक्रिया। ओके, तो देखिए लेकिन हाँ यहाँ संयोजन रासायनिक विक्रिया तो ऑप्शन ही में ही नहीं दिया हुआ है। तो अभी इसलिए देखिए कौन सा रासायनिक विक्रिया हो रहा है, तब ये जंग लग रहा है। मैंने बताया था ना आपको कि ऑक्सीजन ना बहुत सबका लगभग दुश्मन होता है ये सबको। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इसको मिल करके क्या कर रहा है, इसको जंकित कर रहा है, संक्षारित कर रहा है। तो ये जंग लगना हो जाएगा, है ना, जंग लगा रहा है ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड फिर H2O बना रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए सोडियम के साथ कौन आ गया, क्लोरीन। सोडियम के साथ कौन आ गया, क्लोरीन। और ये हाइड्रोजन ये हो गया। तो क्या हो रहा है, विस्थापन मतलब एक्सचेंज हो रहा है यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन रासायनिक विक्रिया, है ना। लेकिन हाँ ये उदासीन आगे आगे अगला चैप्टर में पढ़िएगा आप। तो यहाँ जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे कौन, अम्ल और क्षारक, तब उसमें पता चलेगा ये क्या है, नमक का निर्माण हो रहा है। तो कौन सा रासायनिक विक्रिया है, उदासीन रासायनिक विक्रिया। तो इसी के साथ आज का क्लास होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से 100% प्रयास किया कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से ये क्लास समझ में आए। और आपको इस क्लास का नोट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ये मेरा पहला क्लास था, तो आप ज़रूर फीडबैक देंगे और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका छोटा सा ये सहयोग मुझ में बहुत सारी मोटिवेशन के रूप में काम करेगा, जिसकी वजह से मैं अगला लेक्चर और भी अच्छा से आपके लिए तैयार कर पाऊँगा। ओके, धन्यवाद। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, मेरा बायो का फर्स्ट चैप्टर, ओके, जो कि एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। उसके बाद फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी का 10th चैप्टर होगा। उसके बाद फिर हम रिटर्न केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी का 2nd चैप्टर होगा। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से हम हर हफ्ता आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तो चलिए, आपका प्यार के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया।